मेरे पूर्व वक्ताओं ने प्रेमचंद जी के साहित्य के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। बहुत कुछ कहने के लिए शेष बचा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से हम शब्द को अर्थ को शब्द से अलग नहीं कर सकते, जिस तरह से हम शरीर को प्राण से और प्राण को शरीर से अलग नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह से हम साहित्य को समाज से और समाज को साहित्य से अलग नहीं कर सकते। क्योंकि शब्द अर्थ के बिना अधूरा है और अर्थ शब्द के बिना अस्तित्व ही है। यदि शरीर में प्राण नहीं है तो वह मृत है। छोटे छोटे लेना, ठीक उसी तरह से छोटे छोटे बनाना वीडियो। यदि हम समाज को साहित्य से अलग कर दें तो हम समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब, उसकी प्रतिध्वनि और उसकी प्रतीक छाया है। साहित्यकार निसंदेह उपदेशक नहीं होता, धर्मवेत्ता नहीं होता, नीति नियामक नहीं होता, लेकिन वो इन सबसे बढ़कर होता है। इसीलिए साहित्य की जो ताकत है उसके सामने तो तलवारों की ताकत बोनी हो जाती है। यूं ही नहीं कहा जाता कि खींचो ना तीर कमानों को, ना अखबार निकालो, अगर तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। कभी कभी इतिहास और साहित्य में ऐसा होता है जब कोई युगांतकारी बदलाव होता है, एक ऐसी शख्सियत जिसके सृजन में युग बोध मुखरित होता है, वे पैदा होती है। महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, तुलसीदास, कबीर और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रेमचंद जी हमारे सामने आते हैं। प्रेमचंद ने तथ्य और शिल्प की दृष्टि से साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव किया। आप सब होनहार विद्यार्थी यहां पर हैं। भर्तृहरि ने एक बात कही थी कि जिस व्यक्ति की रुचि साहित्य में, संगीत में, कला में नहीं है, तो वो व्यक्ति उस पशु के समान है जिसकी पूंछ नहीं है। यदि आप अपने व्यक्तित्व का सही अर्थों में विकास करना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाबी के कुछ उपलब्धियों के कुछ निशानात बनाना चाहते हैं, तो साहित्य, संगीत और कला से आपको अपने आप को जोड़ना होगा, उससे जुड़ना होगा। आजादी के बाद देश में दो तरह की विचारधाराओं का विकास हुआ। एक विचारधारा थी मार्क्सवादी चिंतन की, तो दूसरी ओर गांधीवादी दर्शन, जो गांधी जी के समर्थक थे, जिनका गांधीवाद में विश्वास था। उन्होंने प्रेमचंद में गांधी जी की झलक देखी, और जो मार्क्सवादी थे वे प्रेमचंद में मार्क्सवादी सिद्धांतों की समीक्षा को खोज रहे थे। बड़ा विचित्र विरोधाभास है कि ना तो गांधी और ना ही मार्क्स, दोनों के मध्य कोई तालमेल नहीं है, कोई साम्य नहीं है, लेकिन प्रेमचंद में दोनों खेमे के लोग अपनी अपनी चेतना को खोज रहे थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि साहित्य में राजनीति का अतिक्रमण हुआ, हस्तक्षेप हुआ। प्रेमचंद और प्रेमचंद का साहित्य गौण हो गया। वास्तव में प्रेमचंद ना मार्क्सवादी थे, ना वास्तव में वे गांधीवादी थे। वे तो भारतीय ताकि आत्मा के कुशल चितेरे थे। मंगल भवन अमंगल भारी के वे प्रणेता थे। इसीलिए
तुलसी और प्रेमचंद के बीच कुछ कुछ साम्य नजर आता है। जिस तरह से तुलसी ने अमृत को प्राप्त किया, ठीक उसी तरह से प्रेमचंद ने भी अपने साहित्य में अमरता को प्राप्त। यह और बात है कि उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन हिंदी जगत के विश्व के विभिन्न अंचलों में फैले हुए पाठकों ने उन्हें जो श्रद्धा का अर्थ दिया है, वह किसी भी विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार से कहीं ज्यादा बड़ा है। सोजे वतन के बारे में तो विस्तार से अभी शर्मा जी ने बताया। मुझे कुछ और उसके कुछ पहलू याद आ रहे हैं। सोजे वतन का मतलब होता है वतन की दुर्दशा, वतन का दमन, राष्ट्र की अच्छी स्थिति ना होना। सोजे वतन में उनका पहला कहानी संग्रह था, जिसमें 5 कहानियां थी। संसार का अनमोल रतन, शौक का अधिकार, ये मेरा वतन है। जब ये कहानी प्रकाशित हुई तो अंग्रेजों ने जब उन कहानियों को पढ़ा तो वे हतप्रभ रहे कि ये कौन सा कलमकार है जो अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की ज्योति को जलाने का प्रयास कर रहा है। हमीरपुर के जो कलेक्टर थे, उन्होंने प्रेमचंद को संदेश भिजवाया। वे भागे भागे पहुंचे, जैसा कि घटना का विवरण अभी शर्मा जी ने आपको बताया। प्रेमचंद को कलेक्टर ने कहा कि तुम जो भी लिखोगे प्रकाशित होने के पहले मुझे बताओ। ये सारा विवरण जो अभी आपको बताया गया, उनकी जो किताबें थी, जो कहानी की, जो सोजे वतन की जो किताबें थी, वो उनसे ली गई और वहां पर जला दी गई। अब 2 चीजें हैं भारतीय इतिहास में, किसी लेखक की इस तरह से किताबों को जलाना, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना और हिंदुस्तान की आजादी के लिए फिरंगियों के विरुद्ध होने वाले स्वाधीनता संग्राम में यदि किसी साहित्यकार की कृति की साहित्यिक बलि दी गई तो वो सोजे वतन की पुस्तक है। सोजे वतन की जो पुस्तक का जो पहली जो कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। संसार का अनमोल रतन क्या है? उसमें 2 पात्र हैं, दिल फरेब और दिल फिगार। दिल फरेब अपने दिल फिगार मित्र को बोलती है कि यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाकर मेरे दरबार में प्रस्तुत करो। दिल फरेब जो है बड़ा परेशान कि ये अनमोल रतन मैं कहां से लेकर आऊं। उसने बहुत कोशिश करी तो एक काले कपड़े में चोर जिसको फांसी दी जा रही थी, उसकी आंखों से टपके हुए आंसू को वो लेकर दिल फरेब के पास आया। वो देखिए संसार का अनमोल रत्न है, तो उसने कहा कि ये मुझे स्वीकार नहीं है। दिल फिगार ने फिर कोशिश की। प्रेमी और प्रेमिका के मरने के बाद उनकी चिता की जो राख थी, उस राख को मुट्ठी में लेकर आया और ये कहा कि ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। दिल फरेब ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं है। तो वो परेशान कि आखिर क्या है। अब ध्यान से सुनिए कि जो जवाब उन्होंने दिया दिल फरेब ने कि दुनिया के सबसे अनमोल रतन क्या है? खून का वह कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरता है, वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ऐसा लगता है कि शायद प्रेमचंद जी समग्र देशवासियों को ये कहना चाह रहे थे कि हुआ चाहता है कैसे मुल्क पर कुर्बान लिख देना। हुआ चाहता है कैसे मुल्क पर कुर्बान लिख देना, तुम अपने खून से घर घर में हिंदुस्तान लिख देना।
ये सोचे वतन की कहानी जिसने प्रेमचंद के जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ लाकर रखा। सोचे वतन उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखी। जब इनका जन्म हुआ तो पिताजी ने इनका नाम रखा धनपत राय और इनके ताऊजी ने इनका नाम रखा नवाब राय। तो नवाब राय से जब ये 8 वर्ष के हुए तो उर्दू और फारसी की शिक्षा इन्होंने प्राप्त करनी शुरू की और उर्दू के प्रति इनका, फारसी के प्रति इनका जो महत्व बढ़ा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इंटर की परीक्षा पास कर पाए क्योंकि गणित में इनकी रुचि नहीं थी। वे बार बार गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते थे। जब गणित का विषय वैकल्पिक हुआ तब वो जाकर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर पाए और 1900 में फिर वे सरकारी नौकरी में लगे। 8-9 वर्ष की आयु में माताजी का देहांत हो गया। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया और 16वें वर्ष में उनके पिताजी भी स्वर्ग चले गए। इतने छोटे बचपन में घर परिवार का बोझ संभालते हुए, विपन्न आर्थिक स्थितियों का सामना करते हुए प्रेमचंद ने गरीबी को, भुखमरी को, विषमताओं को बहुत करीब से देखा और कलाकार, साहित्यकार जो कुछ समाज में देखता है, अनुभूत करता है, वही उसके चिंतन में झलकता है, वही उसकी वैचारिकता बनती है। उन्होंने अनेक प्रकार के समाचार पत्रों का संपादन किया। हंस, आपने नाम सुना होगा, इस पत्रिका को वह अपना तीसरा मानस पुत्र मानते थे। शुरू में उनकी सारी रचनाएं उर्दू में लिखी गई, उनके उपन्यास, उनकी कहानियां। और जब ये सोजे वतन की घटना घटित हुई तो उसके बाद उन्होंने नवाब राय के स्थान पर प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। इनके दादा मुंशी दया नारायण निगम, उन्होंने उनको ये नाम दिया कि तुम प्रेमचंद के नाम से लिखो। कलेक्टर ने जब ये कहा कि तुम जो भी लिखोगे पहले मुझे बताओगे, तो उन्होंने निगम को पत्र लिखा कि मैं बड़े पशुपेश में हूं, कि मैं तो छठे माह से तो लिखता नहीं हूं, रोज लिखना मेरा धंधा है और यदि मैं लिखकर उस मजमून को आला अधिकारी के सामने रखूंगा तो वो ये सोचेगा कि ये सिर्फ लिखने का ही काम करता है, सरकारी काम में इसकी रुचि नहीं है, तो हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। इसलिए नवाब राय मरहूम हुए मतलब मर गए और उसके बाद प्रेमचंद का जन्म हुआ और उन्होंने प्रेमचंद नाम से प्रेमचंद ये जानते थे कि पत्रकारिता में यदि लाभ लेना है तो या तो ब्लैकमेलिंग करो या फिर घटिया किस्म के विज्ञापनों का प्रकाशन करो। लेकिन प्रेमचंद ने कभी भी इससे समझौता नहीं किया। एक बार उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो गवर्नर थे मैल्कम हेल्थ, उन्होंने उनको संदेश भिजवाया और संदेश जब चिट्ठी के माध्यम से उनको मिला, उन्होंने जब पत्र को पढ़ा तो पत्र पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखने लगी। तो उनकी पत्नी शिवा रानी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान है? तो प्रेमचंद ने कहा कि हुकूमत का संदेश आया है, मुझे वो राय बहादुर का खिताब देना चाहते हैं। तो पत्नी ने कहा कि ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? वे केवल खिताब ही देंगे या और कुछ भी देंगे? क्या इशारा है? बोले इशारा तो और भी है, इशारा तो और भी है, ध्यान से सुनिएगा। पत्नी ने कहा कि आप इसको ले लो, क्या दिक्कत है तुमको? बोले भगवान में ले तो लूं, लेकिन फिर मैं आम आदमी के लिए नहीं लिख पाऊंगा, अंग्रेजों का पिट्ठू बन जा। और बिकी हुई कलम कभी भी बेबाकी के साथ लिख नहीं सकती। जब बिक जाएगी कलम तो क्या रहेगा लेखनी में दम? जब बिक जाएगी कलम तो क्या रहेगा लेखनी में दम? बच्चों समझने की कोशिश करो। उसका आशय ये था कि तुम अब ऐसी कविताएं, ऐसे लेख, ऐसी कहानियां ना लिखो जिसमें देश प्रेम की बात हो, अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का कोई संदेश हो।
प्रेमचंद ने लिख दिया उनको कि मुझे ये तुम्हारा राय बहादुर खिताब नहीं चाहिए, मुझे तो हिंदुस्तान के पाठकों ने, जनता ने पहले ही राय बहादुर का खिताब दे दिया। इससे मिलती जुलती कहानी मुझे याद आती है, चार्ल्स डिकेंस का नाम आपने सुना होगा। ये भी बड़े अंग्रेज साहित्यकार थे। इनका जब बहुत नाम फैला, इनकी ख्याति जब बढ़ी, तो महारानी विक्टोरिया ने इनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे यहाँ राजमहल में आएंगे। वे राजमहल में पहुंचे तो महारानी विक्टोरिया ने चार्ल्स डिकेंस से कहा कि अब आप कुछ अपनी रचनाएं सुनाइए। तो चार्ल्स डिकेंस ने कहा कि मैं राजमहल के लिए कुछ नहीं लिखता हूँ, मैं आम आदमी के लिए लिखता हूँ, और यदि आपको मेरी रचनाएं सुननी है तो तुम आम आदमी में, आम भीड़ में सम्मिलित हो जाइए। ये कहकर वो वहां से ये सामने चार्ल्स डिकेंस और प्रेमचंद ने केवल उपन्यास कहानियां ही नहीं लिखी, बच्चों के लिए भी कहानियां लिखी। उन्होंने गाल्सवर्दी का, लियो टॉल्स्टॉय की कहानियों का, उपन्यासों का, नाटकों का भी अनुवाद किया। उन्होंने बहुत सारे संपादकीय भी लिखे, महाजनी सभ्यता, कुछ विचार, साहित्य का उपदेश, ये सब लिखे। क्योंकि प्रेमचंद ने कभी भी साहित्य को मनोरंजन का साधन नहीं, जो हो रहा है जहां वो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु कब कहना चाहिए, क्या कहा, यही सिखाती है कला, यह ज्ञान। यानी मनोरंजन साहित्य का उपदेश नहीं है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि साहित्य में सच्चा जिसमें स्वाधीनता का भाव, वह साहित्य जो मनोवृत्तियों का परिष्कार करे, वह साहित्य जो अविवेक और कुसंस्कारों को तिरोहित करे, वह साहित्य जो अन्याय, शोषण के विरुद्ध बगावत का हौसला पैदा करे, वह साहित्य जो वंचितों, पीड़ितों, शोषितों की आवाज बन सके। प्रेमचंद के पूर्व जितने भी उपन्यास थे वे सब तिलस्मी उपन्यास थे, कहानियों से, चमत्कारों से भरे हुए, तिलस्मी कथाओं से भरे हुए उपन्यास थे। प्रेमचंद ने पहली बार समाज जिसे घृणित समझता था, समाज जिन्हें अस्पृश्य कहता था, उन अस्पृश्यों को, दलितों को, वंचितों को अपनी कहानियों का, अपने उपन्यासों का नायक बनाया। ये उनकी सबसे बड़ी महानता थी। इस अवसर पर प्रेमचंद साहित्य के बारे में, जैसे हम एक रहीमन ने बात कही है कि जो केला के पात में पात, पात में पात, क्यों लेखक की बात में बात, बात में बात। उनका जो व्यक्तित्व का जो व्यापक फलक है, उस पर चिंतन मनन करते करते जाइए, नए नए उसमें और प्रश्न खुलते जाते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं। इस अवसर पर एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सब विद्यार्थी अपने जीवन की को कामयाबी के उजले और जगमगाते रंगों से सजाने का स्वप्न लेकर यहाँ पर बैठे हैं। जीवन में बहुत, जीवन संग्राम में लड़ाई लड़नी है, बहुत आगे बढ़ना है, और ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हमें संवेदना हो, जब हमें सहानुभूति हो, और जब हमें समाज से जुड़ने का जज्बा हो। प्रेमचंद ने दलित, वंचित और शोषितों के साथ साथ जो महिलाएं, नारी समस्या, बेवे विवाह, बाल विवाह, विधवा की समस्याएं, उनकी दास्ता, उन सब के बारे में ऐसा कोई पहलू नहीं था जिस पर उन्होंने प्रकाश न डाला हो, जिस पर उन्होंने ना लिखा हो। उनका समग्र साहित्य कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, और सदियों सदियों तक वो प्रासंगिक रहे। सौजे वतन की जब कृतियां जलाई जा रही थी, तब उनके जहन में ये बात थी कि है नहीं शमशीर मेरे हाथ में तो क्या हुआ, है नहीं शमशीर मेरे हाथ में तो क्या हुआ, मैं अपनी कलम से ही करूंगा दुश्मनों के सर पर। और उन्होंने जन जन में स्वाधीनता की, राष्ट्रीयता की अलग जगाई, क्योंकि वे ये मानते थे कि साहित्यकार व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति और मानवता के प्रति उत्तरदायी है।
जो साहित्यकार यदि प्रगतिशील विचारों को नहीं रखता है तो वो कभी भी साहित्यकार नहीं कहला सकता। साहित्यकार केवल राजनीति और देशभक्ति के पीछे चलने वाली कोई सच्चाई नहीं है, वरन ये तो राजनीति और देशभक्ति के आगे मशाल लेकर उनको मार्ग दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद कल भी अमर थे और आज भी अमर रहेंगे। और इन शब्दों के साथ प्रेमचंद के मन में गरीबों, दलितों, वंचितों, महिलाओं के प्रति जो दर्द था, जो पीड़ा थी, वो उनके उपन्यासों में जगह जगह प्रकट हुआ। गबन और गोदान उपन्यास यदि आप पढ़ेंगे तो आप हिंदुस्तान की संस्कृति से परिचित हो जाएंगे। यदि आपको भारत की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के रहन सहन के बारे में जानना है तो केवल आप प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय संचेतना केंद्र उज्जैन का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे यहाँ आपने आमंत्रित किया, अपनी बात कहने का मौका दिया, अवसर दिया, और इन शब्दों के साथ कि दे रहा हो आदमी का दर्द जब आवाज देता है, दे रहा हो आदमी का दर्द जब आवाज देता, तुम नहीं तब भी उठे तो ये जमाना क्या कहेगा, और बहारों को खड़ा नीलाम पतझड़ कर रहा हो, तुम नहीं तब भी चले तो आशियाना क्या करेगा। धन्यवाद।